अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने लगे हैं फिजिकल साइंस का, नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, सुनामी, एवोलेंशिया एंड ट्रैवलिंग साइक्लोन्स, ड्रॉट, अर्बन फायर, वाइल्ड फायर, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हमारी एंड पे मैनेजमेंट आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे काफ़ी सारे नेचुरल हैज़र्ड्स हैं। हम आज सिर्फ एक अर्थ को एक डिस्कस करेंगे। नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिजास्टर्स में आपको सबसे पहले बातें क्या पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दी नेचुरल हैज़र्ड्स एंड व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर। आपको इनके मतलब पता होंगे तो फिर ही आपको फर्दर पढ़ना पड़ेगा, आपको सही से समझ आएगी कि आपका ये सारे डिज़ास्टर में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल हैज़र्ड क्या है? नेचुरल हैज़र्ड जो है वो थ्रेट है जो कि इंसानों पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उस अकरेंस उस थ्रेट को हम नेचुरल हैज़र्ड कहते हैं। लाइक द थ्रेट ऑफ नेचुरली अकरिंग इवेंट हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमंस के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो एरप्शन आ जाती है, ये सारे जो भी ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं वो सारे हमारी नेचुरल हैज़र्ड आ जाती हैं। ये ह्यूमन को नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, इसलिए हम हैज़र्ड का नाम देते हैं। वैसे अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन वगैरह ना हो, अगर हमारी इस दुनिया में इंसान ना होते, तो फिर ये एक नेचुरल इवेंट हम कहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन को नेगेटिव इफेक्ट करने की वजह से इसका नाम नेचुरल हैज़र्ड है। डिजास्टर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों पर पड़ते हैं, इंसानों पर पड़ते हैं, उस नेगेटिव इफेक्ट को जो हैज़र्ड की वजह से पड़ते हैं उसको हम नेचुरल डिजास्टर का नाम देते हैं। व्हेन हैज़र्डस थ्रेट एक्चुअली हैपेंस एंड हार्म ह्यूमंस, वी कॉल दैट इवेंट अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, हार्म ह्यूमन। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमंस बिकॉज ऑफ नेचुरल हैज़र्ड इज अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, हैज़र्ड वो इवेंट है और उसके इफेक्ट्स जो हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं, वो हमारे पास डिजास्टर के तौर पर आ जाते हैं। ठीक है, और हैज़र्ड मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन क्या है? टू टेक एक्शन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ हैज़र्ड्स इज कॉल्ड दी हैज़र्ड मिटिगेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल हैज़र्ड्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? टाइप्स हमारी डिफरेंट बेसिस पर हैं, जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। ये हमारी डिफरेंट बेसिस पे हमारी लैंड वो हमारी नेचुरल हैज़र्ड्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है। आप जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बोल सकते हैं। जियोलॉजिकल में हमारे ये सारे आ जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, जियोफिजिकल, ये सारे आते हैं। और हमारे डेंजरस वन भी यही होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल से ज़्यादा इफेक्टिव एंड मोस्ट डेंजरस वन जो है हमारे जियोलॉजिकल हैं। ठीक है, अर्थक्वेक हमारा फर्स्ट वन है। हमारे अर्थक्वेक में क्या आ जाता है? अर्थक्वेक की मैंने 3 डेफिनेशन दी हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसकी पर्पस क्या है? अर्थक्वेक की डेफिनेशन में क्या मेजर पॉइंट है हमारा? शेकिंग ऑफ अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड, स्लिपिंग ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ अर्थ, ये सारी जो हैं, जो कि हमारी वेव्स कॉज करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी की वजह से हमारी अर्थ में शेकिंग आ जाती है। अर्थ में डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी वेविंग और जिनकी शेकिंग की वजह से हमारा अर्थ को एक कॉज होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे? एनी सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय सिस्मिक वेव्स थ्रू अर्थ्स रॉक इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और इजी हम ले, सडन स्लिपिंग ऑफ 2 ब्लॉक्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट ओवर वन अनदर रिलीजिंग एनर्जी इज अर्थक्वेक। एनर्जी से ही हमारी वो बम्बार्डिंग होती है, हमारी स्लिपिंग होती है प्लेट्स की। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? अर्थ की जो आउटर सरफेस है वो लिथोस्फीयर है, और जो लिथोस्फीयर है वो किस से बना है? डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर जो फॉर्म दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ की लिथोस्फीयर बनता है टेक्टोनिक प्लेट से। ये अर्थ की जितनी भी जगह हैं हमारी, ये पहाड़ वगैरह जो हैं, ये सारी रॉक्स कंबाइन करके ये पहाड़ वगैरह बनी हैं। ये सारी जो हैं अर्थ जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ठीक है, और इसकी जो अर्थक्वेक है उसकी अकरेंस मेजरली जो होती है वो मार्जिन्स पे होती है, जहाँ पे ज़्यादा होती है प्लेट्स डिफरेंट शिफ्टिंग होना और स्लिपिंग होना, बिल्कुल जो मार्जिन होती हैं उधर अर्थक्वेक की अकरेंस होती है। ठीक है, सिस्मिक वेव्स का मैंने वर्ड यूज़ किया है। सिस्मिक वेव्स एंड सिस्मिक मूवमेंट का क्या मतलब है? सिस्मिक वेव्स वो हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अर्थ क्रस्ट से प्रोड्यूस हो, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उससे अर्थ मूवमेंट जो थोड़ी सी हल्की वेविंग मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक मूवमेंट क्या है? सिस्मिक मूवमेंट या सिस्मिक एक्टिविटी क्या है? अ सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो सरफेस है उसकी सडन मूवमेंट को हम सिस्मिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, सिस्मिक मूवमेंट एंड सिस्मिक वेव जो हैं वो आप नेट से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपने अर्थक्वेक में वर्ड वगैरह यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है। सडन मूवमेंट को हम सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, और उससे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एनर्जी की वजह से उसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक डायग्राम है फॉल्ट, फोकस एंड एपिसेंटर की। इसके मैं आपको बता दूँ फॉल्ट क्या है। फॉल्ट जो है वो जगह है जहाँ पे वो दो जो मार्जिन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स है उसको हम फॉल्ट कहते हैं, जहाँ पे वो अकरेंस होती है, स्लिपिंग होती है। ठीक है, फोकस जो है वो सेंट्रल एरिया है जहाँ पे
स्लिपिंग एग्जिस्ट करती है, जहाँ ये येलो वाला जो पूरा मार्क हुआ है या सारा फोकस है, और जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट इधर जो मार्क हुआ है वो हमारा हाइपो सेंटर है। फोकस का बिल्कुल एक्चुअल मिड पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसको हम फोकस का नाम, हाइपो सेंटर का नाम देते हैं। ठीक है, फोकस के दरमियान में बिल्कुल हाइपो सेंटर होता है। एपी सेंटर जो है द पॉइंट एट एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर के बिल्कुल ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है उसको हम एपी सेंटर का नाम देते हैं। ठीक है, फोकस, फॉल्ट, हाइपो सेंटर एंड एपी सेंटर आपको इस डायग्राम में बहुत इजीली पता चल जाएंगे। फॉल्ट हमारी जो दो स्लिपिंग है, स्लिपिंग हो रही है, ये आ जाती है दो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मार्जिन हैं उस पर एग्जिस्ट होती है। एंड फोकस हमारा वो एरिया आ जाता है जहाँ पे हमारे यहाँ ये अर्थक्वेक की एग्जिस्टेंस है। और हाइपो सेंटर बिल्कुल फोकस का सेंट्रल पॉइंट है, एंड उसके बिल्कुल ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा एपी सेंटर आ जाता है। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो सेंट्रल पॉइंट है हाइपो सेंटर के बिल्कुल टॉप पे, उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। फैक्टर्स कॉजिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किससे कॉज होता है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी हो उसकी वजह से हो जाती है। बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इनएडिक्वेट होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, एक जगह पे आप बिल्डिंग करे जा रहे हो और जगह कम है और आप इतनी लंबी टॉप बिल्डिंग कर सकते हो कि उसमें ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो जाए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पीपल उसमें एग्जिस्ट कर लें, रह लें वहाँ पे। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह की भी वजह से अर्थक्वेक एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इज मोर कॉमन इन दिस एरियाज। एब्सेंस ऑफ वार्निंग सिस्टम्स, कोई वार्निंग सिस्टम्स नहीं है, पब्लिक की अवेयरनेस नहीं है, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स बड़ी हैं, ब्रिटल फेलियर ऑफ रॉक्स अंडर स्ट्रेस, ये बहुत मेजर कॉज है। एनर्जी रिलीज ड्यू टू ग्रेविटी, केमिकल रिएक्शंस, मूवमेंट ऑफ द मैसिव बॉडीज, ज़्यादा मैसिव बॉडीज़ को ज़्यादा मूवमेंट की वजह से भी जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ग्रेविटी वगैरह की चेंजेस वगैरह जो आती हैं वो हमारे अर्थ को एक कॉज करती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी भी हमारे इसमें आ जाता है। क्लासिफिकेशन, इसको टू बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड बेस पे और इंटेंसिटी बेस पे। मैग्नीट्यूड क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की, और इंटेंसिटी क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट की स्ट्रेंथ, जो शेकिंग है, शेकिंग स्ट्रेंथ जो है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर शॉक्स का आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड आफ्टर शॉक्स का भी आ सकता है आपको, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो होती है वो अर्थक्वेक के बाद जो ज़मीन की एडजस्टमेंट की मूवमेंट होती है, ज़मीन अपने आप को अपने आप को पोजीशन करने के लिए, अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए जो मूवमेंट वगैरह करती है उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक से ज़्यादा अर्थक्वेक की तरह इंटेंस नहीं होता, इट इज़ लेस इंटेंस। ठीक है, इसके ज़्यादा कोई इफेक्ट्स नहीं होते। नेगेटिव इफेक्ट्स इसके क्या आ जाते हैं अर्थक्वेक के? हमारे पास लिक्विफेक्शन आ जाती है, ग्राउंड फेलियर हो जाता है, सॉइल की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाती है, लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, एवोलेंच आ जाते हैं, ग्राउंड शेकिंग आ जाती है, सरफेस फॉल्टिंग आ जाती है, लाइक दरारें वगैरह आ जाती हैं, बिल्डिंग्स में काफ़ी दरारें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन में हमारे पास डेथ्स आ जाती हैं, काफ़ी लोग वगैरह मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर पूरी की पूरी गिर जाती हैं, लोग अंदर दब जाते हैं, होमलेसनेस हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। एक 2005 का भी एक ज़लज़ला था जो हमारा हुआ था मुजफ्फराबाद वाली साइड पर, वो उसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े थे ह्यूमन पे, उसमें काफ़ी होमलेसनेस आ गई थी, पॉवर्टी हो गई थी, डेथ्स काफ़ी हुई थी, काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने मेजरली जो नेचुरल हैज़र्ड एंड डिजास्टर है उसका डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, उससे रिलेटेड हमने हैज़र्ड्स एंड डिजास्टर से रिलेटेड हमने काफ़ी मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम कल साइक्लोन्स या फिर वोल्केनोज पे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।